नमस्कार विद्यार्थियों, चंद्र एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाते जाइए, टॉपिक कंप्लीट करते जाइए, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। आज हमारा टॉपिक जो है वो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज, बाण वंश के संदर्भ में। बाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन हमारे पास है, बाण वंशी शासक मूल रूप से मध्य प्रदेश क्षेत्र के निवासी थे। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है आपका, गलत है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के नहीं आंध्र प्रदेश के निवासी थे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, इनका छत्तीसगढ़ में शासनकाल मुख्य रूप से 9वीं सदी माना जाता है। बिल्कुल सही। बाणवंशी शासनों का जो शासनकाल है वो 9वीं सदी माना जाता है। तीसरा कथन, बाणवंशी राजा विक्रमादित्य को त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने पराजित किया था। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। यह आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पहला कथन क्या है यहाँ पे गलत है। हमारे पास जो कथन सही है वो है केवल 2 और 3, जो कि हमको ऑप्शन बी में दिख रहा है। केवल 2 और 3 क्या है कथन सही है। क्लियर। यहाँ पे बाणवंश बाणवंश जो है ये पाली, ठीक है, जो कि कोरबा पाली के पास शासन करते थे, कोरबा में जो स्थापित है। और इनका टाइम पीरियड जो है वो 9वीं सदी था। और इनके जो राजा थे विक्रमादित्य, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य वर्सेस शंकरगढ़ मुग्धतुंग शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य पराजित हुए थे। और यहाँ पे बाणवंश का क्या हुआ था, अंत हुआ था। क्लियर। यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर होगा बी, केवल 2 और 3 कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन सॉन्ग द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वेन सॉन्ग की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी या ज्ञानार्जन प्राप्त करना था। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान केवल सिरपुर क्षेत्र की यात्रा की या भ्रमण किया, मल्हार नहीं गए। ये कथन आपका गलत है। वो सिरपुर तो गए थे और साथ ही साथ वो मल्हार भी गए थे, लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या लिखा है, मल्हार नहीं गए थे, इसलिए ये कथन क्या होता है, गलत होता है। तीसरा, इनके विवरण अनुसार सिरपुर में लगभग 100 सघाराम मौजूद थे। बिल्कुल सही। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। तो हमारे पास हम आंसर में देख रहे हैं पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए केवल 2 और 1 और 2 सही है। बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पे सही है, इसलिए आपका सी और डी आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं आपका 639 ईस्वी में वेन सॉन्ग, ठीक है, वेन सॉन्ग जो है छत्तीसगढ़ आया और छत्तीसगढ़ में कहाँ की यात्रा की इन्होंने, सिरपुर के साथ साथ ये मल्हार भी गए थे। क्लियर। और इनके यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी अर्जित करना। और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में ये बताया है कि सिरपुर में लगभग कितने 100 सघाराम मौजूद थे। क्लियर। आंसर इसका क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार वरदत्त श्री से संबंधित शिलालेखीय साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दमऊ देहरा लेख में कुमार वरदत्त सिंह द्वारा गौदान देने का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, कुमार वरदत्त श्री ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार में कुल 1000 गायों का क्या किया था, दान किया था। बिल्कुल सही। तीसरा कथन है, वरदत्त श्री का अन्य शिलालेख खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव से प्राप्त हुआ है। तीसरा कथन भी सही है।
ऑप्शन हमारे पास है, पहला ए, केवल 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है। हमारे पास तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर होगा डी 1, 2 और 3 ऑल आर करेक्ट। क्लियर। दमोह दहरा जो है इसको गुंजी, क्लियर है, गुंजी कहते हैं, गुंजी नाम है और ये वर्तमान में शक्ति जिले में स्थित है। जो वरदत्त श्री है, इनको किसने ने बताया कि आप 1000 गायों का दान करेंगे, गायों का, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, तो उन्होंने 2 बार 1000 गायों का दान किया था। क्लियर, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, गुंजी के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, बी प्राकृत भाषा, सी पाली भाषा और डी अपभ्रंश भाषा। तो यहाँ पे आंसर है बी। गुंजी के जो शिलालेख है उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन सती स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम सती स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ए देवबालोद, बी विक्रमपुर, सी मल्हार और डी सेमरसाल। आंसर है देवबालोद। देवबालोद से सती स्तंभ लेख, सती स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। यदि हम किरारी के कास्ट स्तंभ की बात करते हैं तो कास्ट स्तंभ हमको शक्ति जिले से प्राप्त हुआ है, किरारी गांव से। क्लियर, आंसर होगा ए देव बालोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण। देखते हैं यहाँ पे कथन क्या है। कथन ये है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ में इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहलाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण है, इनके शासनकाल के दौरान सिरपुर में शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, बौद्ध विहार और जैन विहार का निर्माण किया गया था। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हम देखते हैं, ए कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल गलत। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हमको पूछा गया है इतिहास का स्वर्ण युग, इतिहास का स्वर्ण युग। इतिहास का स्वर्ण युग कहने का मतलब है चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास है ना। मतलब आपका आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों में क्या होगा, विकास होगा, तो वो कहलाता है, वैसा काल कहलाता है इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन जो दूसरा कारण है वो केवल धार्मिक विकास को दर्शाता है, चहुमुखी विकास को नहीं दर्शाता। इसलिए इसका आंसर होगा बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता, है ना। और सी और डी इसके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों कथन ही क्या है हमारे पास, कथन और कारण सही है ना। रीजन आप जान गए, क्योंकि जो सेकंड कारण जो है वो केवल धार्मिक विकास की बात कर रहा है, और हम इतिहास का स्वर्ण युग उसे कहेंगे जब चहुमुखी विकास हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरी वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, है ना। हमको देखना है सरबपुरी वंश के बारे में कि कौन से वंश के थे वो, कौन से धर्म के अनुयायी थे और कौन सी उपाधि धारण वो करते थे। पहला ऑप्शन है शैव धर्म और परम महेश्वर की उपाधि, और दूसरा ऑप्शन है वैष्णव धर्म और परम भागवत की उपाधि। ये सारे क्या है, आपकी उपाधियां हैं। थर्ड ऑप्शन है बौद्ध धर्म और महासंबंध की उपाधि, और डी ऑप्शन है जैन धर्म और महाराजाधिराज की उपाधि। तो इसका आंसर है बी, है ना। जो सरबपुरी वंश के शासक हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और परम भागवत उपाधि धारण करते थे। याद रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। आप जितने बार हो सके रिवाइज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से देखते हैं कथन और कारण। कथन है हमारे पास, सिरपुर के पांडुवंशी शासकों के अभिलेखों में लिपि की दो शैलियां है ना, पहला पेटिका शीर्ष लिपि और किलाक्षर लिपि का प्रयोग मिलता है। बिल्कुल सही है। कारण है, पांडुवंशी शासकों द्वारा जारी ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि तथा शिलालेखों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल सही। दोनों ही कथन क्या है यहाँ पे सही है। तो आगे हम देखते हैं क्या जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं। हमको क्या मिला है, हमको ताम्रपत्र में पेटिका शीर्ष लिपि मिली है और शिलालेखों में किलाक्षर लिपि मिली है। तो जब हमको ये मिली है ना, दोनों ही आप है ना, ताम्रपत्रों में और शिलालेखों में, तो यहाँ से पुष्टि होती है कि सिरपुर के पांडु वंश जो अपने अभिलेखों में दोनों ही शैलियों का प्रयोग करते थे, अर्थात कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। इसलिए इसका आंसर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही मिलता है। तो पहला ऑप्शन है कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे यही कंक्लूजन निकाला है कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिले होंगे, एक है आपका पेटिका शीर्ष लिपि, क्लियर, और दूसरी लिपि की हम बात कर रहे हैं वो है किलाक्षर लिपि। ठीक है। पेटिका शीर्ष लिपि जो है वो वर्गाकार लिपि होती थी, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे लाइन है तो इसमें वर्गाकार यहाँ पे लिखेंगे, इस टाइप का कुछ फॉन्ट होता था उनका, क्लियर है। लेकिन हम किलाक्षर की लिपि की बात करते हैं तो इसमें जो अक्षर होंगे वो कील के समान होंगे। इसके जो अक्षर होंगे वो कील के समान होंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इस टाइप से, ये कील रहता है ना, तो ये होंगे आपके ये कीलाक्षर लिपि। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो अक्षर है वो कील की भांति दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं कीलाक्षर लिपि। और पेटिका शीर्ष लिपि जो है ये आपका वर्गाकार है ना, वर्गाकार लिखते थे, इसलिए ये आपका पेटिका शीर्ष लिपि। अब देखिए ताम्रपत्रों में, ताम्रपत्रों में या तांबे के पत्ते में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया जाता था, जबकि गीली मिट्टी में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो पांडुवंशी शासक हैं वो अपने ताम्रपत्र में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग कर रहे हैं और शिलालेखों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग इन्होंने किया है। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से प्राप्त सिक्के यह दर्शाते हैं कि सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ का व्यापारिक संबंध विदेशों से भी था। क्लियर। कारण है चकरबेड़ा से जो सातवाहन कालीन मुद्राएं मिली है वो कैसी मुद्राएं हैं, रोम की मुद्राएं हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो कारण है फिर से कथन की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि चकरबेड़ा से हमको रोम की मुद्राएं मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सातवाहन काल का संबंध विदेशों से भी था। तो पहला ऑप्शन क्या है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर है, क्योंकि पहला ऑप्शन ही हमारे क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, दोनों सही है, इसलिए यह ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, और व्याख्या कर रहा है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो रोमन कालीन जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो चकरबेड़ा से मिली है जो कि सातवाहन कालीन है, तो इससे यह पुष्टि होती है कि जो सातवाहन कालीन शासकों का जो संबंध है विदेशों से भी रहा है और वो व्यापारिक संबंध थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरवपुरी शासक महासुदेवराज ने इंद्रबल को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया था। क्या पहला ऑप्शन सर्वाधिकारधिकर्ता, बी महासेनापति, सी कोषाध्यक्ष या डी राज पुरोहित। क्लियर है। तो इसका आंसर है सर्वाधिकारी कर्ता। क्लियर है। तो यहाँ पे सुदेवराज सुदेवराज की
कौवा ताल अभिलेख। सुदेवराज का जो कौवा ताल अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, इससे हमें ज्ञात होता है कि सुदेवराज ने इंद्रबल को सर्वाधिकारीकर्ता पद पर नियुक्त किया था, और इसको हम दूसरे शब्दों में दूतक या मंत्री भी कह सकते हैं, इसलिए आंसर होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बाण वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी महामंडलेश्वर मल्लदेव, सी जाजलदेव प्रथम और डी शंकरगढ़ द्वितीय। क्लियर है। तो बाण वंश के छत्तीसगढ़ में संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव। क्लियर है। जबकि बाण वंश शासक विक्रमादित्य जो है, इन्हीं को ही शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय ने हराया था और कलचुरी वंश की क्या की थी, यहाँ पे स्थापना की थी। क्लियर। तो आंसर होगा बी। हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे आपको आंसर विक्रमादित्य नहीं लेना है ना। बाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य है, लेकिन जो संस्थापक है वो महामंडलेश्वर मल्लदेव थे। क्लियर। यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासुदेवराज द्वारा इंद्रबल को सर्वाधिकारीकर्ता नियुक्त करने का उल्लेख किस ताम्रपत्र से प्राप्त होता है? जैसा अभी हमने देखा, तो ये ऑप्शन है आपका कौवा ताल, और कौवा ताल अभिलेख या ताम्रपत्र से ही हमको जानकारी मिलती है कि महासुदेवराज ने इंद्रबल को दूतक की मंत्री या सर्वाधिकारीकृत पद पर नियुक्त किया था। क्लियर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंशीय शासक राजा अपिलक की मुद्राएं छत्तीसगढ़ के किस स्थानों से प्राप्त हुई है? जो सातवाहन कालीन शासक है अपिलक, उनकी मुद्राएं देखते हैं हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए अकलतरा और ठठारी, बी मल्हार और बालपुर, सी बानाबरद और आरंग, और डी है आपका पिंडरवा और तेलीकोटा। क्लियर। तो तेलीकोटा से तो हमको कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, मल्हार से भी सातवाहन कालीन पिलक की मुद्राएं नहीं मिली है, आरंग से भी नहीं मिली है, इसलिए आंसर होगा ए अकलतरा और ठठारी दोनों ही जगह से आपका सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहावा में स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक कर्णराज ने करवाया था? हमको ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि राजा कर्णराज ने तो मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन वो किस वंश के शासक है? ऑप्शन ए है नल वंश, बी छिंदकनाग वंश, सी सोमवंश और डी बाणवंश। ठीक है। इसका आंसर है सी सोमवंश, कांकेर के सोमवंश। कांकेर को सोमवंश, जिसके राजा कर्णराज द्वारा कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस बाणवंशी शासक के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी विलासतुंग, सी गोपाल देव और डी कर्णराज। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कर्णराज जो है वो कौन से वंश के हैं? सोमवंश। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। क्लियर। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं अभी। हमको पता है कि कर्णराज सोमवंश के हैं, जबकि हमको पूछा गया बाणवंशी शासक, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। गोपाल देव, अगेन गोपाल देव जो है वो फणिनाग वंश से संबंधित है। ठीक है। गोपाल देव फणिनाग वंश से संबंधित, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिख रहा है विलासतुंग का संबंध नलवंश से है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब बचते हैं विक्रमादित्य, तो आंसर हमने लगा दिया विक्रमादित्य। हमको नहीं पता था कि बाणवंश शासक कौन है, विक्रमादित्य है, तो हमने क्या यूज किया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हमको ये पता था कि ये तीनों किसके। क्लियर है। तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने ही पाली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मारंचमोर शिलालेख का संबंध निम्नलिखित में से किस सोमवंशी शासक से है? ऑप्शन ए जन्मेजय, ऑप्शन बी महाशिवगुप्त द्वितीय भीमरथ, सी महाशिवगुप्त प्रथम ययाति और डी लक्ष्मण राज द्वितीय। क्लियर है। इसका आंसर है सी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोमवंश की, लेकिन कहाँ के सोमवंश? उड़ीसा के सोमवंश। क्लियर है। और उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक थे
शिवगुप्त, शिवगुप्त। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम के आगे शिवगुप्त लिखने की परंपरा क्या की थी, प्रारंभ की थी। और आप देखेंगे इनके नाम के आगे महाशिवगुप्त है ना, तो महा लिखने की भी परंपरा इनके शासनकाल में थी उड़ीसा के सोमवंश में। तो इसका आंसर है आपका महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, जिनसे संबंधित जो शिलालेख है वो है मारंजमोर शिलालेख। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिवगुप्त को उनके बचपन में किस कला में अत्यंत निपुण होने के कारण बालार्जुन कहा गया। तो देखिए, बालार्जुन का आप संधि विच्छेद कर लेंगे तो यहाँ पे बाल प्लस अर्जुन, और आपको पता है अर्जुन किस विद्या में निपुण थे, धनुष विद्या में। क्लियर है, इसलिए आंसर होगा बी, धनुष विद्या, बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्लियर, जो कि पांडुवंशी शासक थे और जिनका काल शासन काल इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किस शैली में निर्मित है। क्लियर, पहला ए ऑप्शन द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, सी बेसर शैली और डी कलिंग शैली। आंसर है बी, नागर शैली। जो लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, क्लियर है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है आपका, सिरपुर। सिरपुर। हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी वासटा देवी द्वारा उनकी स्मृति में मंदिर का कार्य स्टार्ट किया गया। ठीक है, जिसको कंप्लीट उनके बेटे महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा करवाया गया। यह लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है और इसके गर्भगृह में आपको विष्णु की प्रतिमा मिलेगी, आप याद रखेंगे। क्लियर है, और ये शिव मंदिर नहीं है। और क्लियर, ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी नागर शैली, और नागर शैली में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में है, जो कि एक शिव मंदिर है। क्लियर, वो खरौद में है, और लक्ष्मण मंदिर कहाँ है आपका, सिरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंदक नाग वंश से संबंधित स्थापत्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या, तो ये देखते हैं। पहले जो राजा का नाम है धारावर्ष, और इधर हम देखते हैं शिव मंदिर बारसूर, और दूसरे हैं सोमेश्वर देव, और इधर है विष्णु मंदिर नारायणपुर। क्लियर, तो हमको बताना है क्या दोनों सुमेलित है या दोनों सुमेलित नहीं है। क्लियर, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि धारावर्ष ने बारसूर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, और दूसरा सोमेश्वर देव ने नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एकमात्र हम विष्णु मंदिर है ऐसा कह सकते हैं बस्तर का। अर्थात दोनों ही आपका कथन दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर होगा सी, 1 और 2 है ना, हमको पूछा है सही सुमेलित है, तो आंसर होगा सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है हमारे पास, नलवंशी शासक वराराज शैव मतानुयायी थे, है ना। वराराज जो है वो शैव धर्म को मानने वाले थे, और दूसरा कारण है वराराज के कोंडा गांव के एडेंगा गांव से प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं पर नंदी का अंकन मिलता है। ठीक है, किसका अंकन मिलता है, नंदी का। उनके सिक्कों में नंदी का अंकन मिल रहा है, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि वो शैव मतानुयायी थे। तो जो कारण है वो कथन की व्याख्या सही कर रहा है, इसलिए हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पे। पहला कथन ए और कारण दोनों सही है, जी हाँ हमारे दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर होगा ए। यहाँ पे कहा गया है वराहराज, वराहराज, ठीक है, वराहराज की मुद्रा मिली है और उसमें किसका अंकन किया गया है, नंदी का अंकन है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि वो कौन से धर्म को मानने वाले हैं, शैव धर्म को मानने वाले हैं। और उसमें लिखा गया है श्री वराह राजस्य, उनके सिक्कों में और क्या लिखा गया है, श्री वराह राजस्य। क्लियर, जिससे पता चलता है कि ये सिक्का किनका है, वराह राज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं।
सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमको दिए गए हैं ताम्रपत्र और दूसरी तरफ राजाओं के नाम। तो देखते हैं यहाँ पे केसरी बेड़ा, ठीक है। जो केसरी बेड़ा अभिलेख है वो अर्थपति भट्टारक का है। केसरी बेड़ा अभिलेख किसका है? अर्थपति भट्टारक का है, ठीक है, जिसमें वाकाटक और नल वंश के संबंध हुए युद्ध का हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दूसरा गुंजाम ताम्रपत्र, गुंजाम ताम्रपत्र जो है वो है भीमसेन देव। तीसरा उदयनदिरम, उदयनदिरम ताम्रपत्र जो है वो पल्लव वंश के शासक नंदीवर्धन का है। और डी है पंड्या पाथर जो कि स्तंभराज का है, ठीक है। जो पंड्या पाथर अभिलेख हमको कहाँ से मिला? उड़ीसा से। वो किसका है? आपका स्तंभराज। अगर आप सोच रहे होंगे पोड़ागढ़, ठीक है, देखिए पोड़ागढ़। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या है आपका? पंड्या पाथर, ठीक है। तो जो पंड्या पाथर अभिलेख है वो स्तंभ राज का है, स्तंभ राज। जबकि जो पोड़ागढ़ अभिलेख है वो स्कंद वर्मन का है। तो यहाँ पे आप डाउट नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं मैच द फॉलोइंग में। ए का आंसर है क्या? 2, ये सही है बिल्कुल। बी का 3, सी का है 4 और डी का 1। तो हमको पहले में ही आंसर यहाँ पे मिल गया, इसलिए आंसर होगा ए। है। अगर आपको इसमें से 2 पॉइंट भी पता है तो आप बिल्कुल ट्राई करेंगे कि कहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। यदि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सी का 4, यहाँ पे भी सी का 4 है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, किंतु ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो हमने पहले ही क्या कर दिया? यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। क्लियर है यहाँ पे? तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन या फिर आपका डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे पोड़ागढ़ स्कंदवर्मन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है इनका। और पंड्या पाथर किसका है? स्तंभ राज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरबपुरी शासक सुदेवराज और उनके शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के साथ ही हमको क्या बताना है कि कौन से कथन सही है। पहला कथन जो है, सुदेवराज की मुख्य राजधानी मल्हार थी और उन्होंने सिरपुर को अपनी उप राजधानी बनाई थी, बिल्कुल सही। दूसरा, भीमसेन द्वितीय को पराजित करने में मदद करने के कारण सुदेवराज ने प्रवरराज को, है ना, सिरपुर का गवर्नर बनाया, बिल्कुल सही। तीसरा, सरबपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा का विवाह मैकल के सोमवंशी शासक भरत बल से हुआ था। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा के सोमवंश शासक भीमसेन, भीमसेन सेकंड, ठीक है, इन्होंने आक्रमण कहाँ कर दिया था? सिरपुर पर, ठीक है, सिरपुर पर आक्रमण कर दिया था। इसलिए इन्होंने, सुदेवराज ने क्या किया था? प्रवरराज प्रथम को वहां पर भेजा था और जिसमें सफलता पाई प्रवरराज प्रथम ने। और उसके उपलक्ष्य में सुदेवराज ने प्रवरराज प्रथम को सिरपुर का गवर्नर नियुक्त किया। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहला ऑप्शन है एक, केवल एक और दो सही है, आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तीनों कथन सही है। तो हमको ऑप्शन डी में दिख रहा है कि सभी कथन सही है, इसलिए आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रायगढ़ जिले के खरसिया से निम्नलिखित में से गुप्त शासक के धनुर्धारी सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी स्कंदगुप्त और डी काजगुप्त। आंसर होगा बी, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य के धनुर्धारी सिक्के हमको कहाँ से मिले हैं? खरसिया से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में किस सरवंशी राजा का वर्णन मिलता है? पहला, ए सरवराज, बी प्रसन्नमात्र, सी प्रवरराज और डी है सुदेवराज। क्लियर? आंसर होगा ए सरवराज। क्लियर? भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, इसमें हमको
जो सरबवंशीय शासक का उल्लेख जो मिलता है वो है सरबराज। और दूसरा, सबसे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख भी हमको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। और वहां पे किस सरबवंशीय राजा का उल्लेख है? सरबराज, जो कि सरब वंश के संस्थापक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ ऐतिहासिक संज्ञा वाले तथ्य हैं और दूसरी तरफ संबंधित शासक या वंश है। हमको फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल। तो हम इधर से देखते हैं आपके महाशिवगुप्त तिवरदेव का शासनकाल, ये तो नहीं कहलाता था। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल, बिल्कुल सही। तो छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहलाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल। तो हम देखते हैं ए का 2, तो कहाँ कहाँ ए का 2 दिख रहा है? ए में दिख रहा है और किस में दिख रहा है? सी में, इसलिए बी और डी आंसर नहीं होंगे। क्लियर है? तो दो हमारे पास आंसर ऐसा हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल, ठीक है, तो ये महाशिव तेवरदेव का शासनकाल जो है वो छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहलाता है। तो बी का आंसर होगा 1। क्लियर? तो सी आंसर नहीं होगा क्योंकि बी का 1 है, इसलिए आंसर होगा ए। सी, छत्तीसगढ़ में स्मारकों का स्वर्ण युग, ये है आपका पांडुवंशी शासनकाल। और डी हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल, वो स्थानीय पांडुवंशों का काल जो है वो स्थानीय मंदिरों के निर्माण का काल कहलाता है। क्लियर? तो आंसर होगा ए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल किस शासक के शासनकाल को कहते हैं? तो महाशिव तिवरदेव के शासनकाल को कहते हैं, जो कि एक वैष्णव धर्म अनुयायी थे। क्लियर है? और महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो पांडु वंश के होने के बाद भी वो शैव धर्म मानने वाले थे और उन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। भीमसेन देव से संबंधित ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं? पहला है गुंजाम, दूसरा बनिया पाथर, सी केसरी बेड़ा और 4 है आपका अडेंगा। क्लियर? तो केसरी बेड़ा हम जानते हैं अर्थपति भट्टारक और अडेंगा जो है आपका वराराज। क्लियर है? तो ऑप्शन हम देखते हैं। गुंजाम और पंड्या पाथर में मिले हुए जो ताम्रपत्र हैं दोनों का संबंध भीम सेन देव से है, इसलिए आंसर 1 और 2 दोनों होगा। तो हम देखते हैं ए, केवल 1 और 2, हाँ यही क्या है आपका सही आंसर, क्योंकि 3 नहीं है, 4 भी नहीं है और सभी आंसर नहीं हो सकते। क्लियर? क्योंकि केसी बेड़ा और एडेंगा इनसे संबंधित नहीं है। केसी बेड़ा जो ताम्रपत्र है वो अर्थपति भट्टारक का है। क्लियर? और दूसरा एडेंगा जो है वो वराहराज, वराहराज, भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, तीनों के स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से मिले हैं। सबसे ज्यादा वराहराज के मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। क्लियर? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फिर से हमको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और है शासक और दूसरी ओर है उनको जो उपाधि या विशेषता प्राप्त हुई थी वो। तो पहले आपके वराहराज, दूसरे भौदत्त वर्मन, तीसरे अर्थपति भट्टारक और डी है आपका स्कंद वर्मन। तो स्कंद वर्मन ने, हम जानते हैं उनका जो अभिलेख है वो है पुड़ागढ़, और पुड़ागढ़ अभिलेख से हमको क्या क्या मिलती जानकारी यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए। पुड़ागढ़, पुड़ागढ़ जो अभिलेख है वो इस वंश का प्रथम अभिलेख कहलाता है। क्लियर है? वो इस वंश का प्रथम अभिलेख है। दूसरी, इस अभिलेख से इनके शैव से वैष्णव होने के प्रमाण हमको मिले हैं। और स्कंद वर्मन ने विष्णु मंदिर का निर्माण पोड़ागढ़ में ही क्या बनवाया था? विष्णु मंदिर। और इसी अभिलेख में लिखा है कि हम विजेता थे, हैं और हमेशा विजेता रहेंगे या विजयी रहेंगे। क्लियर है? तो डी का है 4, तो डी का 4 हमको कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? एक ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन सी में। तो बी और डी इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है? अर्थपति भट्टारक। क्लियर है? जो अर्थपति भट्टारक है इन्होंने त्रिपताका ध्वज नल ने प्रतिकुलावण्य की उपाधि धारण की थी। तो सी का है 1, तो देखते हैं सी का 1 कहाँ दिख रहा है यहाँ पे?
ए ऑप्शन में दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। भवदत्त वर्मन, जो भवदत्त वर्मन ने महाराज और भट्टारक की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? तो भवदत्त वर्मन, महाराज और भट्टारक, और वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो ए का 2 और बी का 3 आंसर होगा ए। क्लियर? याद रहेगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे, वराहराज को नल वंश के वास्तविक संस्थापक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या बताना है हमको, कौन सा कथन सही है। पहला कथन, पोड़ागढ़ अभिलेख का संबंध नलवंशी शासक स्कंद वर्मन से है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो पोड़ागढ़ अभिलेख है वो स्कंद वर्मन से संबंधित। देखो स्तंभ राज रहता उसके जगह, तो ये गलत होता। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड कथन है, राजलोचन मंदिर से प्राप्त शिलालेख का संबंध विलास तुंग से है। बिल्कुल सही, विलास तुंग ने राजलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। थर्ड ऑप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयी वर्णों का उल्लेख है। क्लियर? तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, आपका डी ऑप्शन में तीनों ही कथन क्या है, आपका सही दिखाया गया, इसलिए आंसर होगा डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुवंशी शासक ननराज द्वितीय के अड़बार ताम्रपत्र में किसे योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा गया है। क्लियर है? पहला ऑप्शन है ए तीवरदेव, बी हर्षगुप्त, सी ननराज द्वितीय और डी चंद्रगुप्त। क्लियर? इसका आंसर है सी ननराज द्वितीय। ननराज द्वितीय ने ही स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। तो आंसर है सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति में रानी वाशटा देवी द्वारा प्रारंभ कराया गया था। बिल्कुल सही, हमने देखा था कुछ देर पहले। दूसरा, यह मंदिर नागर शैली में लाल ईंटों से निर्मित है तथा भगवान शिव को समर्पित है। देखिए, यह नागर शैली में तो निर्मित है और लाल ईंटों से भी है, किंतु भगवान शिव को समर्पित नहीं है, इसलिए दूसरा कथन क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। तीसरा कथन है, इसका निर्माण कार्य जो है वो महाशिव गुप्त बालार्जुन के काल में क्या हुआ, पूर्ण हुआ। ये बिल्कुल कथन सही है। फोर्थ, मंदिर की प्रशस्ति रचना में कवि ईशान द्वारा की गई है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं उपरोक्त में से कौन कौन सा सत्य है। पहला कथन सही है, तीसरा और चौथा। जो दूसरा कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि यह एक शिव मंदिर नहीं है। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 सही है, ये नहीं होगा क्योंकि दूसरा कथन गलत है। तो जहां जहां पे दूसरा कथन आ रहा है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? चारों कथन भी सही नहीं है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर है बी, केवल 1, 3 और 4, ये कथन आपके क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाकाटक वंश से संबंधित है। वाकाटक वंश के प्रवर सेन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, और हमको क्या बताना है यहाँ पे, कौन से कथन सही हैं। पहला कथन, इसका मूल नाम दामोदर सेन था और इन्होंने सेतुबंध ग्रंथ की रचना की। बिल्कुल सही। रुद्र सेन जिनका विवाह प्रभावती से हुआ। ठीक है? इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था दिवाकर सेन और एक है आपके दामोदर सेन। दामोदर सेन। क्लियर है? जो दामोदर सेन है, इन्हीं को हम प्रवर राज सेकंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो पहला कथन बिल्कुल सही है, इनका मूल नाम क्या था, दामोदर सेन। ठीक है? और इन्होंने ही सेतुबंध ग्रंथ की रचना की। दूसरा, इनके शासन काल में महाकवि कालिदास इनके दरबार में आए थे। बिल्कुल सही है, प्रवरराज सेकंड के शासन काल में ही कालिदास जो है उन्होंने यहाँ आगमन किया था और रामगढ़ की पहाड़ी में इसी समय इन्होंने मेघदूत की रचना की थी। ठीक है?
तीसरा कथन, इन्होंने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए प्रवरपुर स्थानांतरित कर दी थी। बिल्कुल सही, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो देखते हैं यहाँ पे, हम ऑप्शन में देखते हैं, तीनों कथन सही हमको नजर आ रहा है डी ऑप्शन में। तो ये आंसर होगा डी, क्योंकि तीनों ही कथन सही हैं। आप याद रखेंगे, ये दिवाकर सेन नहीं, दामोदर सेन। दिवाकर सेन कौन थे? उनके भाई थे। और प्रवरराज सेकंड, उनको पुराना नाम या बचपन का नाम आप बोल सकते हो, वो दामोदर सेन था। और ये ग्रंथ भी लिखते हैं, तो इन्होंने सेतुबंध सेतुबंध ग्रंथ की क्या की है? रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरी राजवंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए प्रसन्नमात्र, बी महासुदेव राज, सी है प्रवरराज प्रथम और डी है व्यागराज। आंसर है महासुदेव राज। इनके अकेले के 8 ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा बी। ठीक है, तो सरबपुरी राजवंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र किनके प्राप्त हुए? महासुदेव राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्नमात्र द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों पर किन चिन्हों या आकृतियों का उत्कीर्णन मिलता है? तो देखते हैं, प्रसन्नमात्र, ठीक है, जिन्होंने प्रसन्नपुर शहर मल्हार की स्थापना की लीलागर नदी के तट पर। ऑप्शन ए है गरुड़, शंख और चक्र, बी सिंह और धनुष, सी बैल और त्रिशूल, और डी हाथी और कमल। ठीक है, तो आंसर ए गरुड़, शंख और चक्र, इन तीनों का अंकन जो है वो प्रसन्न मात्र के सिक्कों पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्न मात्र के सिक्कों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ए ब्राह्मी लिपि, बी पेटिका शीर्ष लिपि, सी खरोष्ठी लिपि और डी है गुप्त लिपि। तो इसका आंसर है बी। क्लियर है, पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग प्रसन्न मात्र के सिक्कों पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कथन कारण और सही कथन का चुनाव करें, इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 फैक्ट मिल जाए और डाउट भी आपके क्लियर हो। तो आप पढ़ाई के साथ साथ हमारे साथ क्वेश्चन लगाते जाइए। थैंक यू सो मच।